श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी शनिदेव श्री राम लखन हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना करते हुए इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम नित्य सफल पूर्वक आप तक पहुंचा पाते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर हम प्रतिदिन इस प्रस्तुति का लघु रूप, जो आपके सुझाव के अनुरूप है, लघु पंचांग के रूप में अलग से नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग तारा बलम, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है और सितारे झूठ नहीं बोलते। आजकल सितारा चंद्रमा के गोचर से संबंध तारा बलम क्या कहता है आज के बारे में, शुभता और अशुभता के संदर्भ में। साथ ही तारा बलम 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में किसी भी जातक का यह जान सकते हैं कि कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से अशुभ फल देंगे, कौन से नक्षत्र शुभकारी होंगे, कौन से नक्षत्र अशुभ परेशानी वाले हो सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में से जुड़ने वाले विभिन्न लोग, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे, उनसे कितनी उम्मीद कर सकते हैं, इस तारीख पर चर्चा इसी प्रस्तुति में, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग राशि के अनुसार, जी हाँ, चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में है और जिस राशि में आज भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार आज कैसा शुभता और अशुभता के संकेत है। चंद्र बलम इसका नाम। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। किसी भी कोई भी शुभ काम जब हम करते हैं तो उसमें शुभता की अपेक्षा रखते हैं और यह चौघड़िया मुहूर्त बताता है। चौघड़िया जो एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है, यह बताता है कौन सा शुभ और अशुभ काल है कार्य, किसी कार्य को करने के। इसकी उपयोगिता काफी है, विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और अंक हमारे लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक कार्य करते हैं। इसलिए अंकों को जानना, पहचानना, उन्हें समझना और उन्हें सही ढंग से उपयोग करके अपने जीवन में सुखता लाना, ताकि अंक हमारे लिए शुभ कार्य करते रहे, सकारात्मकता देते रहे। इसी यही उद्देश्य इस प्रस्तुति का। तो आइए अंकों को जाने, पहचाने, उन्हें सही ढंग से समझकर, उन्हें याद करके और उन्हें परख कर उसका सही उपयोग कैसे करें, इस भाग में आपको हम दे चले। साथ ही साथ हम कार्य करते नहीं है, हम बोलते भी। जी हाँ, विभिन्न तिथि, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज के शुभता अशुभता के संदर्भ में क्या संकेत देख रहा है। इस प्रकार पूरी प्रस्तुति आपके लिए यह महत्वपूर्ण पद है और इसे हम संजो कर लाए हैं आपके लिए। इसको आपके सुझाव के अनुरूप इसकी उपयोगिता को बढ़ाते हुए हर सुझाव को अनुकरण करके हम इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो कहीं जाइएगा नहीं, आदि से अंत तक आपके लिए पूरी प्रस्तुति आपके लिए है और आपके ज्ञानवर्धन तथा आपकी उपयोगिता की। पंचांग की चर्चा, क्योंकि दैनिक पंचांग से हम चर्चा कर रहे हैं, तो फिर पंचांग की चर्चा हमारे लिए करना जरूरी है। पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, सब पुराणों में। यहाँ गंगा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे शरीर में जल की अधिकता ज्यादा है। साथ ही साथ जल तत्व की राशियां जन्म कुंडली में और उसमें बैठे ग्रह, साथ ही साथ उन जल राशियों के स्वामी भी एक्टिवेट होते हैं, शुभ फल देते हैं। इस प्रकार पंचांग के सुनने मात्र से पुराणों में लिखा है गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। इसके अतिरिक्त पंचांग हमारे आत्मबल को बढ़ाता है, हमारी निर्णय क्षमता को मजबूत करता है,
यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे से हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग को सुने, सुनाए, साथ ही साथ अनुसरण करें और लोगों को प्रस्तुति को साझा करके प्रेरित करें, सुनने, सुनाने और पंचांग को अनुसरण करके अपने जीवन में सुख पाना। इसी के साथ हम प्रस्तुति के अगले भाग में चलते हैं। पहले भाग में, दैनिक पंचांग के पहले भाग में और जाने के क्रम में श्री राम तथा पवन पुत्र हनुमान को स्मरण करते हुए चलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 21 फरवरी 2026, माह फाल्गुन पक्ष शुक्ल शाखा संवत 1947 विश्ववसु विक्रम संवत 2082 कलयुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:30 पर, सूर्यास्त 5:47 पर। दिशा सूर्यास्त का पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा में शुभता है। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार: वार शनिवार, तिथि अपराह्न 1 के बजे तक, चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 7:07 तक रेवती और उसके बाद अश्विनी। और आज का दिन का आरंभ रेवती के दूसरे पद से होता है। पहला पद 7:39 प्रातः तक, दूसरा पद अपराह्न 1:23 पर, तीसरा पद 1:23 तक, चौथा पद रात्रि के 7:07 पर तक और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र आरंभ होता है। और वह पहला पद उसका देर रात्रि मध्य रात्रि 0:50 पर और दूसरा पद सूर्योदय के कल के सूर्योदय के पूरी के पश्चात तक यानी 6:32। योग अपराह्न 3:51 तक और तत्पश्चात शुभ। करण अपराह्न 1 बजे तक वृष्टि भद्रा, उसके बाद गौ। और करण पुनः बता दें, करण अपराह्न 1 बजे तक वृष्टि भद्रा और तत्पश्चात देर रात्रि मध्य रात्रि 0:06 तक गौ और फिर बालव। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी शुभता कैसी है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। आज का भोलेनाथ का जब तक चतुर्थी तिथि है, भोलेनाथ प्रिय स्थल पर है जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद शुक्ल पक्ष पर पंचमी होती है जो कि भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर होते हैं जो शुभ है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:40 से 12:26 दिन तक, अमृत काल अपराह्न 4:49 से 6:21 संध्या तक और रवि जोग प्रातः 6:20 से 7:07 रात्रि तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 अपराह्न तक। गोधूली विराट संध्या 5:44 से 6:09 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 0:28 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना करना बता दी गई, निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में, अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 9:12 से 10:37 तक, होली काल प्रातः 6:20 से 7:46 प्रातः तक और यमगंड प्रातः अपराह्न 1:29 से 2:55 अपराह्न तक। भद्रा प्रातः 6:20 से अपराह्न 1 बजे तक। गंडगोल प्रातः 6:20 यानी सूर्योदय से कल के संध्या 5:54 तक। पंचक आज सूर्योदय से आज रात्रि 7:07। आज के पंचक की स्थिति अति अशुभ है और भद्रा का वास आज मृत्यु लोक में है जो कि वो भी अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को चलिए देखते हैं। ग्रहों की आकाशीय स्थिति में अंश के अनुसार मंगल देव राशि परिवर्तन होने के आतुर है और बुध देव इस प्रकार ये अंश के अनुसार कमजोर अवस्था में है।
राशि के अनुसार यदि मंगल देव अभी व्यस्त चल रहे हैं और वही बृहस्पति देव वक्र। ग्रहों की शक्ति के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र की राशि में 2 ग्रह हैं, शत्रु की राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह है और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। शनि की राशि में 5 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, चंद्र शुक्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह। मंगल देव, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। राहु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, केतु सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह हैं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। इसके साथ ही हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, ताराबलम जिसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम। यहाँ सितारों की चर्चा इसमें होती है और सितारे कभी झूठ नहीं होती। ताराबलम की सूची आपके समक्ष पूरी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वो एक चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। वहीं ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं वह दर्शाता है और ये दोनों का मिलन जहां होता है वही आज के नक्षत्र का गोचर जहां है और हमारा नक्षत्र जो जन्म नक्षत्र है, ये दोनों का मिलान जहां होता है वही आज का फल। कुल 9 तरह के फल हो सकते हैं विभिन्न नक्षत्र में जन्मे जातकों के। आज का तारा कह सकता है संपत, क्षेम, साधक, मित्र और मित्र में है, वह शुभता की तरफ इशारा करता है। वहीं जन्म, विपद, प्रत्यय और नैर्धन्य है तो वह शुभता, चुनौती का की तरफ इशारा करता है। जब भी आज का तारा शुभता की तरफ इशारा करता हो, शुभता का संदेश देता हो, वैसे स्थिति में हम दैनिक कार्यों को करते हुए नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। वहीं यदि अशुभता की तरफ तारे इंगित करते हैं या बताते हैं संभावना कि अशुभता हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य का आरंभ नहीं करने की सलाह दी जाती है। यह नवतारा चक्र पद्धति मूलतः यह ताराबलम पद्धति मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की स्थिति को देख सकते हैं, पूरे जीवन काल के बारे में जान सकते हैं, कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से अशुभ। और इस प्रकार ग्रहों का फल पाने के लिए हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों की स्थितियों को शुभ ग्रह शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते। ये नवतारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। प्रश्न उठता है कि 27 नक्षत्र हैं और 9 ही ग्रह हैं, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे या कौन से ग्रह किन नक्षत्रों के फल पाएंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध किया जाता है। 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है। यह सूची इस प्रकार हो और 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा गया और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध और पहला ग्रह जो बने केतु देव, इनके साथ पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व तो जुड़े, इनका स्वामित्व मिला। दूसरा ग्रह शुक्रदेव को दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व, तीसरे ग्रह सूर्यदेव को तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व और इसी तरह घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अंत तक पहुंचते हैं बुध देव तक 9, 18वां 27वां। और इस प्रकार ये सभी 9 ग्रह सभी 9 ग्रहों को 27 नक्षत्र से जोड़ा गया और यह सूची इस प्रकार
अब फलित कैसे करते हैं, कैसे जानते हैं, इसे हम इससे शुद्धता कैसे प्राप्त कर सके, कैसे इनके बारे में हम अध्ययन कर सके। इसके लिए जो हमारा जन्म नक्षत्र होता है उसे पूरी सूची में से चिन्हित करते हैं और उससे संबंधित जो ग्रह होते हैं उन्हें हम पहचानते हैं। यह हमारा जन्म ग्रह होता है और यहीं से घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं बुध तक यात्रा करते हैं और पुनः फिर केतु से यात्रा आरंभ करके उस स्थान तक पहुंचते हैं जो हमारा जन्म ग्रह वहां पर होता है। यानी जन्म ग्रह से लेकर यात्रा घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं और बुध फिर केतु से यात्रा आरंभ करके जन्म ग्रह के पूर्व यात्रा समाप्त करते हैं। यह फलित करने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है और यह जन्म ग्रह काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी दशा महादशा में हमारी जन्म हुई होती है और इसी दशा महादशा में हमारे पूर्व जन्म में मृत्यु भी हुई। और यही वजह है कि जब जन्म कुंडली हम बनाते हैं तो हमें दशा महादशा का शेष भाग कितना भोगना है इस जन्म में वह दर्शाता है। उदाहरण एक जन्म कुंडली को देखते हैं। इस जातक का जन्म वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। जी हाँ, वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है और इनके नक्षत्र स्वामी जो बनते हैं वो शनि देव बनते हैं और शनि देव की महादशा 19 वर्ष की होती है जिसमें से जातक ज्यादा भाग एक तरह से कहें कि 15 साल से भी ज्यादा उसको पिछले वर्ष जन्म में भोग चुका है और 4 साल 6 महीना अभी बाकी। इस प्रकार शनि की जो दशा होती है सबसे बहुत लंबी होती है और इसलिए शनि की दशा को भोगते हुए 15 साल का जातक का जन्म में हुआ है। और यही वजह है कि इस ग्रह को जो जन्म ग्रह होता है इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है और इसे पीड़ा श्रेणी में रखते हुए पहला ग्रह पीड़ादायक होता है, वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां इसको फलदायी होते हैं और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये पीड़ादायक, अशुभ, फलदायी, बाधक होते हैं। और यह आप देखें, यह सूची इस प्रकार होती है। पहला ग्रह, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये पीड़ादायक, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां शुभ फलदायक। और इनकी शुभता और यह पीड़ा अशुभता दोनों जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है, आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है। और इस प्रकार हम कौन से ग्रह के दशा महादशा कैसी होगी यह अग्रिम रूप से जान सकते हैं। और जब हम ये जान सकते हैं कौन सी दशा महादशा हमें चुनौती दे सकता है यह भी जान सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रह की महादशा में शुभ फल प्राप्त करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारों के, अशुभ ग्रहों के महादशा में अपने आप को चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे उनके अनुरूप हम कार्य करते हैं। जैसे वो एक उदाहरण दे के रूप में दूसरा ग्रह संपत्ति का कारक होता है। जन्म कुंडली में दूसरा ग्रह जहां भी बैठा है उस ग्रह में, उस भाव से संबंधित, उस राशि से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित कार्य किए जाए तो संपत्ति का लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम लोग जीवन में विभिन्न लोगों से मिलते हैं। जो शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभ कार्य होंगे और अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए बाधक हो सकते हैं, परेशानी का सबब बन सकते हैं, उनसे ज्यादा अपेक्षा करना मुश्किल है। अतएव हमें किससे मित्रता करनी है, किससे बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, उसका मार्गदर्शन हमें नवतारा चक्र पद्धति देता है। चाहे वो व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो या संसार का हो। और इस प्रकार इसकी उपयोगिता काफी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो भी पोस्ट करके रखा है आपके लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए और आपकी उपयोगिता के लिए। इसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली की चर्चा की है। आप जरूर देखें और लाभ लें। इसके साथ ही हम वापस चलते हैं आज के ताराबलम पर। आज देखते हैं चंद्रमा का गोचर कहाँ पर है और फल कैसे।
चंद्रमा आज रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और रेवती नक्षत्र में गोचर करने के पश्चात वे 7:07 रात्रि के बाद वे अश्विनी नक्षत्र में जाते हैं, जो कि पहला नक्षत्र। जी हाँ। और ये पहले नक्षत्र में आते हैं। चंद्रमा 7:07 तक रेवती नक्षत्र में और उसके बाद ये अश्विनी नक्षत्र। और हम विभिन्न नक्षत्रों के फल को देख सकते हैं। पहला भाग में उदाहरण स्वरूप यदि भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्व नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है तो पहला भाग मित्र का है, दूसरा भाग अति मित्र में। यदि पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो पहला भाग विपद का है और दूसरा भाग क्षेप का, जो कि शुभ कार्य। और इस प्रकार हम ग्रहों के आकाशीय स्थिति से, नक्षत्रों के स्थिति से, उनके गोचर से शुभ और अशुभ जान सकते हैं। आज जो जिन नक्षत्रों के जातक के लिए ज्यादा पीड़ादायक होगा वह होंगे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, और उसके बाद रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक। ये दोनों इनके लिए शुभ नहीं, ज्यादा परेशानी के स्वभाव। इस प्रकार हम नक्षत्रों के बारे में हर जातक का अपना अपना जान सकते हैं और आज की अपेक्षा। जैसा हमने पहले भी कहा था कि अशुभ तारों की स्थिति में शुभ ताराओं से परिवर्तित करने का प्रयास न करें और धैर्य रखें, क्योंकि कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटे के लिए आज पर धैर्य रखने की आवश्यकता है। उसके बाद शुभ तारा में परिवर्तन होगा। और साथ ही साथ जो किताबों में लिखा है वह ज्ञान के लिए, केवल आपके नॉलेज के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, उपयोग के लिए नहीं, क्योंकि यह कंफर्म नहीं है, अपुष्ट है, इसलिए इसकी चर्चा हम ज्यादा नहीं करते। और हम भी कोई भी कार्य करते हैं तो शुभता की अपेक्षा करते हैं, लेकिन भागदौड़ की जिंदगी में हम प्रयोग करके अपने कार्यों में शुभता सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में। जी हाँ, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। यह इसे चंद्रवर्ण से इसका नाम है। यह राशि के अनुसार जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसके अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना रहती है, यह बताया। तो चंद्रमा मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और मीन राशि में भ्रमण करने के कारण तो फलदायी जिन राशियों के लिए होंगे वे इस प्रकार है: वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर तथा मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। शेष राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं। अब हम आपको ले आए हैं चौथे भाग में चौघड़िया, एक प्रकार का मूर्त ज्योतिष, किसी भी कार्य को करने के लिए दर्शाता है। कौन सा शुभ और अशुभ काल है वह बताता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या पहली बार किए जाने वाले कार्य हो या जिस वजह से सभी कार्य जिसमें शुभता की अपेक्षा हो। चौघड़िया एक प्रकार का मूर्त ज्योतिष और इसकी उपयोगिता काफी है, इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग अलग हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो पोस्ट करते हैं, आपके ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए और साथ ही साथ आपके जीवन में शुभता लाने के लिए। आप उसे संदर्भित करके आप उसका सही उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में यहाँ चर्चा करते हैं कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण तो होता है और 8वां चौघड़िया दिन और रात का जो आदि का होता है वही अंत का होता है। इस प्रकार सातों चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक 7 दिनों से, और ये 7 दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं जिन्हें जो विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न प्रयोजनों के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए, विभिन्न फलों के लिए उत्तरदायी होते हैं, फलदायी होते हैं। इसलिए ग्रह ये सभी चौघड़िया विभिन्न साप्ताहिक दिनों से संबंध होने के कारण, उनसे ग्रहों से संबंध होने के कारण, उनके ग्रहों से संबंधित कार्य का भी जिम्मेवारी उनके पास आती है, ये उसका फल देते हैं। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़
चौघड़िया का उपयोग करते समय हमें यह जरूर देखना चाहिए कि जिस चौघड़िया का उपयोग हम करने जा रहे हैं कहीं यह अशुद्धता से व्याप्त तो नहीं है, क्योंकि दिन का चौघड़िया तीन तरह की अशुद्धता हो सकती है, से व्याप्त हो सकता है, आदि व्याप्त हो सकता है। वह हो सकता है राहु काल, काल बेला और वार बेला, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। तो अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में सूर्य देव की प्रभुता होती है, सूर्य देव ये रहते हैं, उनका प्रभुत्व रहता है। इसलिए तो और सूर्य देव से शनि देव की कटुता रहती है। सूर्य देव शनि देव नाराज रहते हैं अपने पिता से, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वैसे शनि के चौघड़िया में कहा गया है कि कोई भी कार्य शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु धनोपार्जन हेतु किए जाने वाले गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है। उसी तरह मंगल का रोग चौघड़िया में कोई शुभ कार्य नहीं करने की सलाह दी जाती है, लेकिन शत्रु को हराने के लिए यह कार्य चौघड़िया बहुत उपयुक्त होता है। और हराने का तात्पर्य केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं है, अपितु कोर्ट केस भी हो सकता है, कंपटीशन भी हो सकता है, प्रतियोगिता परीक्षा भी हो सकती है, ये सब मंगल उसमें कार्य लाभकारी हो सकता है। तो अनुभव के आधार पर हमने पाया कि शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित रहता है, क्योंकि सूर्यदेव का से नाराज रहते हैं। और रात्रि का प्रभुत्व चंद्रमा का, और चंद्रमा के पुत्र बुध देव उनसे नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया लाभ चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि, या किसी किताबों में अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन अनुभव के आधार पर इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के दौरान हमने पाया है कि ये यह स्थिति बनी। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या है। आज का चौघड़िया दिन का जो है शनिवार का दिन है, इसलिए काल चौघड़िया से दिन आरंभ है, काल चौघड़िया से समाप्त है। और जब भी काल चौघड़िया होगा तो काल बिना से तो ग्रसित रहेगा। इस प्रकार रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त है, और रात्रि लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। इसलिए आज का चौघड़िया सबसे ज्यादा जो अशुद्धता से व्याप्त होता है, क्योंकि काल चौघड़िया का दो चौघड़िया होता है, और लाभ चौघड़िया का भी दो चौघड़िया होता है, दोनों से अशुद्धता से व्याप्त होता है। और उसके बाद रोग चौघड़िया राहु काल से, और लाभ चौघड़िया दिन का वार बेला से। इस प्रकार छह चौघड़िया, 16 चौघड़िया में से छह चौघड़िया अशुद्धता से व्याप्त। तो यह सारणी आपके समझ प्रस्तुत, आपके उपयोग, आप इसे इसका उपयोग करके सही चौघड़िया का उपयोग करके सही फल प्राप्त करके अपने जीवन में उत्तमता प्राप्त कर सकते। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं पांचवें और अंतिम भाग, अंक ज्योतिष के अनुसार। जी हाँ, आइए अंकों को कैसे पहचानें, अंकों को समझें, अंकों को परखें, तथा उन्हें सही उपयोग करके सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करके सकारात्मकता जिंदगी में, जीवन में सकारात्मकता। ये अंक होते हैं 1 से 9। यहाँ 1 से 9 तक ये अंक होते हैं। अंक ज्योतिष में 10वां अंक नहीं होता और शून्य को गणना में नहीं दिया जाता। 1 से 9 तक के अंक को देखें तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो कि मध्यस्थता का काम करता है, मध्य का अंक होता है। यह पहले आने वाले अंक और बाद में आने वाले अंकों को संतुलित रखता है, शून्य को गणना में नहीं लेते। और जब भी दो अंक, चूंकि एक अंक में ही हम ज्योतिष काम करता है, इसलिए शून्य दो या दो अंकों से ज्यादा का समूह जब भी होता है तो उन अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। यह मूल सिद्धांत अंक ज्योतिष। ये अंक 1 से 9 के शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। एक के सूर्य, दो के चंद्रमा, तीन के बृहस्पति, चार के शनि राहु, पांच के बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और इन ग्रहों के अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग गुण होते हैं जो इन अंकों में भी पाए जाते हैं। इसलिए इन अंकों को इनके गुण, तत्व और ऊर्जा के अनुसार आधार पर अंकों के दुनिया में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार या नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के बॉस, दो को रानी या पार्टनर से, तीन को गुरु या सलाहकार से, चार को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, पांच को राजकुमार से, छह को मंत्री से, सात को धर्मगुरु से, आठ को धर्मगुरु,
6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, पूर्वानुमान हो। 8 को समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर और न्यायालय से। 9 को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। इस प्रकार इन अंकों के नाम से हम आपस के संबंधों का भी आकलन कर सकते। शत्रु की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, और जब शत्रु का अंक की चर्चा हो जाएगी तो शेष अंक हमारे लाभदायी, चाहे तटस्थ रहेंगे, मित्र रहेंगे या अति मित्र। तो शत्रु और अति शत्रु को हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो अंकों की दुनिया में, हम इस दुनिया में जब पांव रखते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक को भार दे देते हैं। जी हाँ, ये जन्म तिथि के रूप में होता है, और ये जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, और वर्ष 4 अंकों का। और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत, जब भी 2 या 2 से ज्यादा अंक होते हैं तो उन अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लिया जाएगा। और आज का जन्म तिथि 21/2/1988 किसी जातक का लिया है, जिनकी आज जन्म, ये हमने गूगल से लिया है, जो कि उद्देश्य शैक्षणिक। इस प्रस्तुति को अलग से, एक विशेष प्रस्तुति को हम चर्चा करने के लिए, आपके ज्ञान अर्जन के लिए हमने गूगल से ही अपनी की। उद्देश्य कोई भी प्रेडिक्शन करना नहीं। अब तिथि जो होता है हमारा मूलांक होता है। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसलिए इसे मूलांक कहते हैं, और बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। वही तिथि, माह और वर्ष हमें पूरे क्रम को दर्शाता है, हमें क्या करना है वह बताता है, इसलिए इसे कंडक्टर कहते हैं। ये भाग्यांक। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, वही तिथि और माह मिलकर एक अलग जब बनते हैं उसे एटीट्यूड नंबर कहा जाता है, अचीवमेंट नंबर कहा जाता है, जो कि हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। और एंजल नंबर वर्ष को के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं, और फिर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार ये एंजल नंबर होता है। बोलचाल की भाषा में हुआ नंबर भी बोलते हैं। यह भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होता है। यह विभिन्न रूपों से उपयोगी होता है। इस प्रकार ऐसे तो बहुत सारे अंक इसे सृजित किए जा सकते हैं जन्मतिथि से, और ये सभी अंक होते हैं, किंतु ड्राइवर और कंडक्टर जो अंक होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और पूरा अंक ज्योतिष उसी पर केंद्रित होता है। क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व और हमारा भाग्यांक, दोनों यदि शत्रु हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बाधा होती है, स्ट्रगल। और इस अंक को संतुलित करना, इन अंकों को संतुलित करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है, हम सबसे पहली ड्यूटी। इसलिए इन अंकों को संतुलित कैसे किया जाए, इन अंकों को संतुलित करने के लिए इन दोनों के मित्र अंक को लाया जाता है किसी न किसी रूप, और ऐसे रूप से लाया जाता है जो हमारे लिए उपयोगी, यानी हमारे उपलब्ध हो और उसका उपयोग कर सके। तो जन्म तिथि में हमने ये पाया कि ना ये अंक हमारे पास हैं, और चलिए अब देखते हैं कौन से अंक, क्योंकि कोई भी अंक जब अनुपलब्ध है इसका तात्पर्य होता है कि हमारे पास उस अंक से संबंधित ऊर्जा, तत्व और गुण की कमी। और कोई भी अंक 3 बार से ज्यादा अगर रिपीट हुए हैं, इसका 3 या 3 बार से ज्यादा, तो वैसी स्थिति में उस अंक की ऊर्जा, गुण, तत्व की अधिकता होने के कारण हमें नुकसान भी झेलना। तो चलिए आइए पहले देखते हैं कौन से अंक ऐसे हैं जो कि हमारे लिए अनुपलब्ध। इस जातक की आपके समझ 2 टेबल हमने रखा है। पहला टेबल में सभी अंक भरे हुए हैं 1 से 9 तक, और उसके विशेषता की गई है कि हर प्लेन का, उदाहरण के लिए 4 3 8, ये हमारे विचार कल्पना को बताता है, विचार को बताता है, थॉट प्लेन को। विल पावर प्लेन आत्मबल को बताता है 9 5 1, हमारे कार्य की शैली को बताता है 2 7 6, हमारी बौद्धिक क्षमता को, इंटेलिजेंसिया को बताता है 4 9 2, 3 5 7 बताता है इमोशनल को, और 8 1 6 बताता है हमारे व्यवहारिक। इस प्रकार
इस जातक का जब भी जो जितने बॉक्स भरे होंगे अंक से, प्रतिशत अंक उतना ही होता है उसकी उपलब्धता या उसकी क्षमता। इस जातक का देखें, पूरे बॉक्स भरे हुए हैं केवल 5 और 7, यानी 5 और 7 से संबंधित जो ऊर्जा है ये जातक को नहीं मिल रहा है, या उसके गुण की कमी इसमें पाई जाएगी। साथ ही साथ कुछ अंक ऐसे हैं जो 2 बार प्रयुक्त हो चुके हैं, जैसे 3, 8, 1 और 2। इसका तीसरा बार आना श्रेयस्कर नहीं। और अंत में ये अंक जो है इनके लिए जो उपयोगी, जो खाली जो इनका उपयोग किया जा सकता है वो 4, 9, 6, 5, 7। एक बार जो अंक आया है 4, 9, 6, और जो मिसिंग है वो 5, 7। अब इन अंकों में से कौन से अंक इनके लिए उपयोगी हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। लेकिन स्रोत कहां से होगा? यदि मान लीजिए ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु अंक है, तो स्रोत कहां से होगा? क्योंकि ये जो अंक होते हैं ये स्थिर होते हैं, इसलिए इसमें जो हम भी जो व्यवस्था करेंगे या टेम्पोररी नहीं करेंगे, ऐसा अंक व्यवस्था करेंगे जो कि इनके लिए परमानेंट हो। और वह अंक होता है नाम से निकलता है, क्योंकि दूसरा अंक कहीं मिलता ही नहीं है। नाम जो होगा वह जो है उसकी आयु लंबी होती है और नाम की ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए नाम को हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं। नाम धरती के ईश्वर जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद धरती पर आने के बाद हमारे धरती के ईश्वर माता पिता ये देते हैं। जी हाँ, यह नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और काफी ऊर्जा देता है। नाम का पहला अक्षर भी बहुत काफी ऊर्जावान होता है, क्योंकि जब भी नाम पुकारा जाता है पहला अक्षर हमारी चेतना जागती है, और नाम पूरे पुकारने के पूर्व भी हम रिस्पॉन्स देते हैं। इसलिए नाम का पहला जो अक्षर है वह भी ड्राइवर कंडक्टर का शत्रु ना हो और नामांक भी शत्रु ना हो। अब आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, फिर अंक कहाँ से आया? जी हाँ, इन अक्षरों के अंक मूल्य होते हैं, और नाम को अपने के अक्षरीय मूल्य से परिवर्तित करके उसका उपयोग करते हैं, तो ये नामांक बनते हैं। और यह नामांक, नाम का पहला अक्षर और नामांक, ये दोनों शत्रु नहीं तो जीवन में बाधा होती है, स्ट्रगल होता है। और देखें इस जातक का, जिसका नाम है, इसके ये जाति का है और यह उसमें मेल रखा था, वेदिका इनका नाम। और इनका देखें मूलांक 3 बनता है, भाग्यांक 4 बनता है, और इनका जो है नाम का पहला अक्षर 6 दे रहा है और नामांक भी 6। इस प्रकार यदि देखा जाए इनका वॉवेल 7 है और कॉन्सोनेंट 8 दे रहा है। वॉवेल का संख्या ज्यादा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट का संख्या कम होनी चाहिए, इसलिए नाम जो है एवरेज परिणाम देने की संभावना है। साथ ही साथ अब आइए इनके शत्रु कौन कौन है। किसी भी जातक का अंक ज्योतिष के अनुसार शत्रु कौन कौन है ये आपको समझ। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8 और 9 के 6, 4, 2, 8, 9। इस प्रकार इस जातक का यदि देखा जाए तो इनके मूलांक 3, भाग्यांक 4, और आप देखें 4 के शत्रु जो होते हैं 8, 9, 4, 2, 3 के शत्रु 6 होते हैं, और इनका नाम का जो पहला अक्षर है वह भी 6 दे रहा है और नामांक भी 6 पर जा रहा है। दोनों इनके शत्रुता के है, इसलिए इनके जीवन में बाधा हो रहेगी। और कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो अपने के ही शत्रु हो, इसे हमेशा याद रखें पूरे जीवन काल के लिए। ये शत्रु जब भी हम इन अंकों का रिपीट करेंगे कहीं भी मोबाइल में या गाड़ी संख्या में, हमारे लिए बाधा बनेगी। ये अंक है 4, 7, 8 और 9। ये दोनों एक दूसरे, ये अंक एक अपने के ही शत्रु, इन्हें दूसरा शत्रु बाद में सताए, पहले ये अपने अंक से ही शत्रु है। इसलिए इन अंकों का की पुनरावृत्ति श्रेयस्कर नहीं होता। और इस प्रकार हम इन अंकों के बारे में जानकर इनका सही उपयोग करके अपने जीवन में शुभता ला सकते। आपके समक्ष वह भी सूची है, हर अंक के शत्रु अक्षर कौन कौन है, और ये अक्षर इस तब उपयोगी होता है जब किसी का नाम हम सेट करते हैं, कोई शहर का नाम लेते हैं, कोई दुकान का नाम आदि आदि जब फिक्स करते हैं,
तब वह यह कार्यकारी होता है। इसलिए कभी भी हम जब भी शत्रु अक्षर को पहचान के रखें और उसे पटकने न दें। इस जातक का यदि देखें जो बीसी अंक था 5 और 7, 7 इनके लिए फायदेमंद ही है, 5 फायदेमंद है, किंतु 6 जो प्रयोग हो रहे हैं इसका पुनरावृत्ति नहीं हो और 6 नामांकित कर भावना बहुत जरूरी, क्योंकि नाम इनको गलत हो जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आज के वर्ष कैसा बीतेगा, यह कैसे जाने। इसके लिए जो वर्ष जो जन्म तिथि है, उस जन्म तिथि में से वर्ष को हटाकर वर्तमान वर्ष को जो लगा देते हैं, जो रख देते हैं और फिर सभी अंकों को जोड़कर देखते हैं यह कैसा फल देगा। जातक का देखें रनिंग एज 2 दे रहा है, 2 का शत्रु 6 है और पर्सनल ईयर 6 दे रहा है, साथ ही साथ इनका मूलांक 3 है, इसका 6 शत्रु है, इसलिए यह वर्ष इनके लिए चुनौती का हो सकता है, क्योंकि मूलांक का शत्रु भी इनका पर्सनल ईयर है और जो रनिंग एज है उसका भी शत्रु पर्सनल ईयर। अतः 50-50 का चांस है। मानसिक रूप से ये थोड़ी सी चुनौती का सामना करें, डट कर सामना करें, इनका साथ साथ ही साथ इन अंकों से परहेज करें, 6 अंक, और जो जो रिपीट अंक होते हैं उन अंकों का से परहेज करके अपने जीवन में सोचता है। इसके साथ ही हमने ये देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं अंक कैसे बोलते हैं। यह अंक बोलते हैं। आज का अंक 6 अंक है। 6 अंक आप देखें, आज का 6 अंक क्या कह रहा है, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातकों के। तो 6 अंक 2 के साथ तटस्थ है, 3 का अति शत्रु है और 9 का शत्रु। अतः 3/12-21-30 तारीख को जन्मे जातक के लिए अति सावधान रहने की आवश्यकता है और 9-18-27 तारीख को जन्मे जातक के लिए भी आज अच्छे दिन नहीं रहने। वाद विवाद से दूर रहें, वाहन चलाते समय सावधान। थोड़ा सावधान रहें और आप सभी और 2-11-20-29 तारीख को जन्मे जातक, ये इनके लिए दिन साधारण होगा। और शेष जो जातक हैं जिनका जन्म तिथि 1-10-19-28 ईस्वी माह का है, 4-13-22 है, 22-31, 5-14-23, 6-15-24, 7-16-25 और 8-17-26 जिनकी जन्म तिथि है किसी भी माह का, उनके लिए दिन आज उत्तम है, अति उत्तम इसी का है। इसी के साथ हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए और आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी से। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें और पूरी प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई सुझाव आपके मन में आया हो, देर न कीजिए, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें जरूर भेजें, ताकि हम उस प्रस्तुति को, आपके सुझाव को प्रस्तुति में उपयोग करके इसकी उपयोगिता बढ़ा सकें और प्रस्तुति को बेहतर बना सकें। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि जो पंचांग सुनने सुनाने का मान या सुनने ये है और उसके अनुसरण करने का जो लाभ है उन्हें भी मिल सके। और अंत में पंचांग को सुने, सुनाए, साझा करें, लोगों को प्रेरित करें, लोगों को सुनने, सुनाने और अनुसरण करें। इसी के साथ ही हम आज के दिवस के देवता शनि देव श्री राम तथा उनके भक्त हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय